क्या आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान क्यों है? आखिर इसकी ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं? तो आज हम इन्हीं प्रमुख विशेषताओं को आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। अगर हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषता तो ये है कि संविधान के वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें एवं 101वें संशोधन में संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले, जिसे हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 भी कहते हैं, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में महत्वपूर्ण बड़े परिवर्तन किए हैं। केशवानंद भारती मामले से एक मामला आया था 1973 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। यानी कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर हम भारतीय संविधान की मूल रूप से विशेषताओं का वर्णन करें तो ये निम्नलिखित हैं। भारतीय संविधान की पहली विशेषता तो ये है कि यहाँ का संविधान जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखित यानी कि रिटन और दूसरा अलिखित यानी कि अनरिटन। रिटन यानी लिखित का उदाहरण अमेरिकी संविधान है और अनरिटन यानी कि अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बहुत विशाल, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से अगर बात की जाए तो 1949 में संविधान में एक प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना थी। 395 आर्टिकल्स यानी कि 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, यानी कि 22 भागों में विभक्त थे ये आर्टिकल्स, और 8 शेड्यूल्स थी यानी कि 8 अनुसूचियाँ थी इसमें। वर्तमान समय की बात की जाए तो 2019 से इसमें एक प्रस्तावना यानी कि एक प्रियम्बल 470 आर्टिकल्स इन डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स यानी कि 470 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग, जिसे हम भाग 7 कहते हैं, उसको हटा दिया गया है और इसमें करीब 95 आर्टिकल्स और 4 पार्ट्स जिसे हम 4A, 9A, 9B और 14A और 4 शेड्यूल यानी कि 4 शेड्यूल जो हैं 9, 10, 11, 12 इन्हें जोड़ा गया है। विश्व के किसी भी अन्य संविधान में इतनी अनुसूचियाँ और अनुच्छेद नहीं हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर ये आता है कि भारत के संविधान को विस्तृत बनाने में कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण तो ये है कि यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। दूसरा कारण ये है कि ऐतिहासिक कारण, भारत शासन अधिनियम 1935 अगर आप जानते हैं, मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेक करके उस वीडियो को पूरी देख सकते हैं। इस अधिनियम के प्रभावों को देखा जा सकता है। ये अधिनियम बहुत ही ज़्यादा विस्तृत था। बेसिकली संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं वो ज़्यादातर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, तो ये भी कारण हो सकता है संविधान के विस्तृत होने का। तीसरा कारण है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान की व्यवस्था है। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर वाली बात यहाँ पे सामने आती है, ये 2019 के पहले की बात थी। उसके बाद से तो जम्मू कश्मीर पूरे भारत का हिस्सा हो चुका है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आज भारत में है। चौथा कारण ये है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व है। भारतीय संविधान में केवल मौलिक सिद्धांत ही नहीं शामिल हैं बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी हैं। दूसरी विशेषता है इन्फ्लुएंसेस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से विहित है। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 के लगभग 250 यानी कि 250 प्रोविजंस यानी कि उपबंधों से लिए हैं। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
अगर हम संविधान के दार्शनिक भाग की बात करें जिसमें मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, तो ये क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। और अगर हम भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग के बारे में बात करें जिसमें कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों की चर्चा की गई है, इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान जो है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है, जिसे हम इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहते हैं। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार और अधिकतर प्रशासनिक विवरण जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। तीसरी विशेषता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नम्यता जिसे हम लचीला कहते हैं एवं अनम्यता जिसे हम कठोर कहते हैं। ये इन दोनों का समन्वय है इनमें। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, नम्यता का मतलब होता है जिसमें नमी हो यानी कि वो लचीला हो, और अनम्यता का मतलब होता है जिसमें नमी नहीं है यानी कि वो कठोर है। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि इसे रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। अगर हम कठोर या अनम्यता की बात करें तो कठोर संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल है अमेरिकी संविधान। और अगर हम लचीला यानी कि नम्यता संविधान की बात करें तो नम्यता संविधान यानी कि लचीला संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानून को निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। आर्टिकल 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। पहला, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है। उदाहरण, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। दूसरा है, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुछ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। बेसिकली संविधान के कुछ प्रावधानों को आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से भी संशोधित किया जा सकता है। ये संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। चौथी विशेषता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स, यानी कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हमारा जो भारतीय संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण शामिल हैं, जैसे कि 2 गवर्नमेंट्स यानी कि 2 सरकारें, डिवीजन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विभाजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइसरेमल लेजिस्लेचर यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। इसमें रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल है, जिसे हम हिंदी में संविधान की कठोरता भी कहते हैं। अगर हम भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण की बात करें तो इसमें शामिल है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एक सशक्त केंद्र, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक संविधान, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, केंद्रों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि सेंट्रल अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं, और इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकाल प्रावधान जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पे फेडरल शब्द जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, तो इसमें भारत का उल्लेख जो है वो राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, यानी कि आर्टिकल 1 में भारत को यूनियन स्टेट के रूप में बताया गया है। इसके 2 कारण हैं और इसका 2 मतलब निकलता है। पहला तो ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा ये है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कि ये एक यूनियन स्टेट है। यहाँ के जो सभी राज्य हैं वो
अलग नहीं हो सकते भारत से किसी भी कीमत पर। पांचवी विशेषता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का संसदीय रूप। हमारा जो भारतीय संविधान है उसने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था हम उसे कहते हैं जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत शामिल होता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली जो होती है उसमें दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत की बात की जाती है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली इसमें ये है कि वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। दूसरी विशेषता ये है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल, यानी कि यहाँ पे बहुमत वाले दल की सत्ता है। तीसरी है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही। चौथी विशेषता ये है कि सुपरमेसी ऑफ द लोकसभा, यानी कि यहाँ पे विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता है। पांचवी विशेषता है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का नेतृत्व है। छठी विशेषता ये है कि लोअर हाउस लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्यूशन, यानी कि निचले सदन का विघटन जिसमें लोकसभा अथवा विधानसभा आते हैं। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। पहला तो ये है कि ब्रिटिश संसद जो है वो संप्रभु है और भारतीय संसद जो है वो संप्रभु नहीं है। भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी कि यहाँ पे गणतंत्र की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। लेकिन किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वो भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्रीय सरकार के नाम से भी जानते हैं। छठी विशेषता है बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, यानी कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता की अगर हम बात करें तो इसका जो नियम है वो ब्रिटिश संसद से लिया गया है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति जो है वो अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि के नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। इसका अर्थ ये है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो विधि की नियत प्रक्रिया के अनुसार उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, उसे वकील का अधिकार मिलेगा, उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, बिना सुनवाई के सज़ा नहीं दी जाएगी। ये जो मैंने चारों चीज़ बोली हैं, अगर वो चीज़ नहीं होती है, यानी कि वहाँ पे ये सब नहीं होता है, तो यह विधि की नियत प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। इसे हम इंग्लिश में ड्यू प्रोसेस लॉ भी कहते हैं। और अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए संसद ने एक कानून बनाया कि किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि पुलिस उस कानून के अनुसार किसी को गिरफ्तार करती है तो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन माना जाएगा, चाहे वो कानून कठोर हो या फिर अनुचित क्यों ना लगे। जब तक वैध कानून है, प्रक्रिया सही मानी जाएगी। इसका जो सिद्धांत मैंने बताया है ये आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है ये बात। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिकी की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, तो दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है, बशर्ते कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो। ये केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था।
सातवीं विशेषता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें शामिल हैं इसमें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक संघीय अदालत है। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वो शीर्ष न्यायालय होता है, जो कि नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा करना, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें जारी करना, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन करना, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक लगाना, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक लगाना और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति का भी प्रावधान है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का भी यहाँ पे प्रावधान है। तो दोस्तों, संविधान सिर्फ एक दस्तावेज ही नहीं बल्कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का आधार है। इसे समझना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।